आइए प्यारे साथियों, तो शुरुआत करते हैं ऑफ स्टडीज़ के सेकंड पार्ट की। मुझे उम्मीद है आपको जो मैंने पहला पार्ट इसका आपको तैयार करके दिया था उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और मैं नहीं समझता हूँ कोई पॉइंट ऐसा होगा जो बचा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सेकंड पॉइंट की। मैं हूँ वनराज गोस्वामी और आप देख रहे हैं चैनल वनराज गोस्वामी स्टडी सेंटर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बेसिक मैंने आपको इसका बता दिया था, तो आप उसके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उस पर ज़्यादा आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा, सीधे सीधे बात करूँगा अपना जो सेकंड पॉइंट है उसकी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले मैं ये लाइन आपको पढ़ देता हूँ। क्या इसमें कहा गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। कहा गया है दोस्तों, रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, बट टू वे एंड कंसिडर। अब तक उन्होंने बताया कि स्टडी क्या है। स्टडी ऑर्नामेंट की तरह कार्य करती है, स्टडी डिलाइट देती है, स्टडी एबिलिटी बनाती है। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अध्ययन क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा है रीड मीन्स कहते हैं कि अध्ययन करिए, स्टडी करिए, स्टडी करिए। नॉट टू कंट्राडिक्ट, दो वर्ड आए हैं दोस्तों, नॉट टू कंट्राडिक्ट और कंफ्यूट। देखिए क्या कहा, पहले ही समझिए। कहते हैं किसी को उलझाने के लिए मत पढ़िए, किसी के विचारों को अपने विचारों से, अपने तर्क से काटने के लिए मत पढ़िए। अगर आपको अध्ययन करना है तो चीज़ों को समझने के लिए अध्ययन कीजिए। तो उन्होंने साफ कहा है दोस्तों कि रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट। कहते हैं किसी का खंडन करने के लिए मत पढ़िए और किसी को कहते हैं किसी का खंडन करने के लिए मत पढ़िए, किसी को झूठा ठहराने के लिए मत पढ़िए। बोले कुछ लोग हैं जो अध्ययन करते हैं और ये सोचते हैं अध्ययन करके हमको ऐसी नॉलेज मिलेगी जिससे हम दूसरों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको हम काट पाएंगे, उनको हम तर्क के साथ, अपने तर्क के साथ खत्म करेंगे। तो अगर आप इस प्रकार की स्टडी कर रहे हैं तो ये अध्ययन नहीं है। तो यहां पर वो एक सलाह के रूप में आपसे कह रहे हैं रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट और कंफ्यूट, कि भैया किताबें पढ़िए, अध्ययन करिए, परंतु किसी को परेशान करने के लिए, उलझाने के लिए, किसी को झूठा साबित करने के लिए, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को काटने के लिए मत पढ़िए। आगे कहते हैं नॉर टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड। वो कहते हैं किताब को जब आप स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आप किताब में जो लिखा है उस पे आंखें बंद करके विश्वास कर लें। वो कहते हैं नॉर टू बिलीव, नॉर टू बिलीव। ऐसा नहीं है किताब में जो भी बात लिखी है, वो कोई गीता है, कोई कुरान है, उस पर आंखें बंद करके आप विश्वास करे जा रहे हैं। बोले ऐसा नहीं है। स्टडी, इस तरह की स्टडी जो है वो बढ़िया नहीं है। तो कहते हैं राइटर ने जो लिखा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए कि आपने पढ़ा और सीधे सीधे उसको मान लिया। टेक फॉर ग्रांटेड, उसको स्वीकार कर लिया। ग्रांटेड मतलब स्वीकार कर लिया कि जैसा लिखा है उसको मैं मान लूं। ठीक है, विश्वास कर लिया। तो दो बातें स्पष्ट हुई हैं। पहली बात में, फिर आराम से सुन लीजिए। पहली बात में कहते हैं कि रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट और कंफ्यूट, किसी को उलझाने के लिए मत पढ़िए, किसी के तर्क को काटने के लिए मत पढ़िए। फिर कहते हैं नॉर टू बिलीव, और ऐसा भी नहीं है कि जो किताब में लिखा है उस पर आंखें बंद करके आप विश्वास कर लें, उसको स्वीकार कर लें। और आगे क्या कहते हैं दोस्तों, आगे कहते हैं नॉर टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, और ऐसा भी मत कीजिए कि इसलिए भी अध्ययन मत कीजिए कि जहां मौका मिल जाए, जहां अवसर मिल जाए वहां आप वार्तालाप करने लगे। फाइंड टॉक, फाइंड टॉक से मतलब है मौका मिलते ही बात छेड़ देना। डिस्कोर्स का मतलब है डिस्कस
कन्वर्सेशन, कि जहां आपको अवसर मिला अपने आप को सिद्ध करने का, अपनी चतुराई दिखाने का, आपको ये दिखाने का कि मैं बहुत पढ़ा हुआ हूं, तुरंत आपको मौका मिलते ही आपने अपनी स्पीच को शुरू कर दिया। बोले ऐसा मत करिए। 3 बातें उन्होंने कही हैं, तीनों बातों को आप समझ लीजिए। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट, नॉट टू कंफ्यूट, नॉट टू बिलीव, नॉट टू टेक ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टैक, नॉट टू डिस्कोर्स। ये दोनों एक साथ हैं, ठीक है। तो ये 2-2 शब्द का उन्होंने जोड़ा बना दिया साहब, कंट्राडिक्ट और कंफ्यूट, बिलीव और ग्रांटेड, फाइंड टैक और डिस्कोर्स। कहते हैं ऐसा करने के लिए स्टडी मत कीजिए, बट टू वे एंड कंसिडर। वो कहते हैं भैया ये वे यहां पे लिखा है, मुझे वो फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, मुझे ध्यान नहीं कौन सी पिक्चर है, शक्ति कपूर का डायलॉग है, पहले तोलो फिर बोलो। बड़ा सुंदर सेंटेंस है, लोग मजाकिया वे में लेते हैं इसको, परंतु बहुत लिटरेरी ये वर्ड है। पहले तोलो फिर बोलो मीन्स पहले कंसिडर करो, वे जांचो, अवलोकन करो। एनालिसिस इंग्लिश में वर्ड है, एनालाइज करो, देखो कि सही है कि नहीं है। ऐसा नहीं आंखें बंद करके विश्वास कर लिया जो भी राइटर ने लिखा है। और कंसिडर, कंसिडर से मतलब है प्रत्येक पहलू पे कंसिडर करते हैं ना। एप्लीकेशन आप लगाते हो तो एप्लीकेशन में प्रत्येक चीज को वो देखते हैं, क्या क्या पॉइंट आपने नोट किया है, उसमें मेंशन किया है। तो प्रत्येक चीज को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, आत्मसात करने के लिए आप अध्ययन करिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपने जो लिखा पढ़ा उसको आपने यूज कर लिया, विश्वास कर लिया, मान लिया। तो आपको पहला जो एक छोटा सा एक सेंटेंस मैं कहूंगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं, आपको बता देता हूं। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कंफ्यूज, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टैक एंड डिस्कोर्स, बट टू वे एंड कंसिडर। कि भैया वे और कंसिडर करिए, तोलिए, एनालिसिस करिए, उस पर विश्वास करिए, लेकिन अनुभव के साथ विश्वास करिए। आंखें बंद करके विश्वास मत करिए, जो भी लिखा गया है उसका मूल्यांकन करिए। हाँ, वे एंड कंसिडर, मूल्यांकन करिए और तब उसको प्रत्येक पहलू पर जांचने के बाद आगे बढ़िए। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही है, आपको समझा दूं और मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताया करो। उससे देखिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूँ, सबके पढ़ता हूँ जो भी आप लिखते हो। कोई गाली भी देता है उसकी भी सुनता हूँ, उसका कमेंट भी देखता हूँ। कुछ अच्छा लिखते हैं उनका भी, हाँ जो अच्छा लिखते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जो बुरा लिखते हैं उससे मैं डिमोटिवेट नहीं होता, कभी भी नहीं होता। देखिए क्या है यहाँ पर कहा गया, सम बुक्स। अब यहाँ पर वो बुक्स के प्रकार बता रहे हैं, हाँ, और कह रहे हैं कैसे कैसे किताबें होती हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए। सम बुक्स, कुछ जो किताबें हैं, आर टू बी टेस्टेड, उनको टेस्ट करना चाहिए। अब भाई टेस्ट की बात कहां से आ गई? क्या मीनिंग है इस टेस्ट करने का? देखिए, जब आप कोई खाना नाश्ता करते हैं, कोई चीज बनती है घर में या कहीं भी, तो आप उसको पहले टेस्ट करते हैं, इसका स्वाद कैसा है, नमकीन है, मीठा है, सही है, कम ज़्यादा तो नहीं है। तो कहते हैं सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको जल्दी से कर्सरी व्यू से आप उनके पन्ने पलटते हैं, टाइटल देते हैं, हेडिंग्स देखते हैं और उनको हम टेस्ट कर लेते हैं, ये पता लगा लेते हैं किताब अच्छी है या नहीं। तो कहते हैं सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। बोले कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको इस प्रकार से आपको टेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं अदर्स टू बी स्वैलोड। और कुछ किताबें ऐसी होती हैं, कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनको आपको स्वैलो कर जाना चाहिए, आपको उन पुस्तकों को निगल जाना चाहिए। हाँ, अब निगलने से क्या मतलब है भाई? टेस्ट कर लिया, पता लगा लिया अच्छी है खराब है, फिर वो कह रहे हैं अदर्स टू बी स्वैलोड। कुछ किताबों को हमको ना एकदम उनकी जो समरी है उसको पढ़ करके स्वैलो करना पड़ता, निगलना पड़ता। मतलब हमने उनको शुरू से एंड तक जो भी उसमें दिया हुआ है वो हमको आत्मसात करना ही है। आगे कहते हैं सम फ्यू, कुछ किताबें ऐसी होती हैं टू बी च्यूड, देखिए, एंड डाइजेस्टेड, और उनको डाइजेस्ट भी करना चाहिए। च्यूड से मतलब है भैया चबा जाओ, हाँ,
डाइजेस्ट कर लो, पचा लो। तो कहते हैं कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनमें लिखी गई प्रत्येक लाइन को आपको बड़ी गंभीरता के साथ, सिंसियरिटी के साथ पढ़ना चाहिए, एक एक पॉइंट को, अर्थ को समझना चाहिए और उसके जो रहस्य है जो उसमें लिखा हुआ है उसको आत्मसात करना चाहिए। वो कहते हैं सम फ्यू, कहते कुछ हैं ऐसी किताबें, सारी किताबें ऐसे नहीं होती। सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, दैट इज को छोड़ दो, कहते हैं सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स। कहते कुछ किताबें ऐसी होती हैं, जैसे आप सीरियल देखते हो ना कि आपको बुक पढ़नी है, बहुत लंबा चौड़ा है। मैं सीधे बात करूं, एलटी का सिलेबस है, बहुत सारी बुक्स हैं। अगर हम पूरे एलटी के सिलेबस को एक बुक माने तो हम एक दिन में तो पढ़ नहीं सकते। तो कहते हैं ऐसी किताब को, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको पार्ट में, खंड में पढ़ना चाहिए, है ना, स्टडी करनी चाहिए। आपके पास पोएट्री है, ड्रामा है, फिक्शन है ना, एसेज हैं, तो आपको उनको पार्ट्स में, कभी आपने ऐसे पढ़ लिया कोई, मैं एक पूरी बुक बना करके उसको बोल रहा हूँ। अदरवाइज उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ओनली इन पार्ट्स में, टुकड़ों में उसको पढ़ना है आपको। हाँ, आगे क्या कहा है दोस्तों, आगे कहते हैं अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको बस पढ़ना ही है, बस पढ़ना है आपको, हाँ, बट नॉट क्यूरियसली। क्यूरियसली उत्सुकता पूर्वक नहीं, परंतु बस एक तेजी की निगाह के साथ उनको पढ़ देना चाहिए। ठीक है। आगे कहते हैं सम फ्यू टू बी रीड होली। देखिए, और कुछ किताबें सर जी ऐसी होती हैं टू बी रीड होली। अब ये होली वर्ड आपको लगेगा हाँ, कंप्लीट से मतलब वो कहते हैं कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो शुरू से आप उसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते। आपको शुरू से लेकर के फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आपको कंप्लीट उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन। और कैसे पढ़ना पड़ेगा? डिलीजेंस, मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ, उसके अर्थों को समझते हुए, अटेंशन, पूर्ण ध्यान के साथ, कंसिडर करते हुए। ठीक। आगे कहते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सम बुक्स ऑल्सो मे बी रीड बाई डेप्यूटी। अब वो कहते हैं भैया कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो अपने असिस्टेंट से पढ़वा लो, अपने डिप्यूटी से पढ़वा लो या किसी अन्य व्यक्ति से पढ़वा लो और उससे किताब पढ़वा करके काम आपका बन जाएगा। क्यों, कैसे? देखिए, वो कहते हैं सम बुक्स also may be read by deputy and extract made of them by others। वो कहते हैं डेप्यूटी से पढ़वा लो, समरी पढ़वा लो आप, और उसको आत्मसात कर लो जो भी समरी आपको पढ़नी है। वो कहते हैं चूंकि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनका जो एक्सट्रैक्ट्स है, जो निचोड़ है, वो कुछ अन्य लोगों के द्वारा बना दिया जाता है। उसको सारगर्भित कर देते हैं लोग, सारांश बता देते हैं आपको पढ़ करके। तो कुछ किताबें ऐसी हैं जो किसी से पढ़वा करके खाली आपने कान लगाया, सुन लिया। नॉवेल है मान लीजिए कोई, किसी ने समरी दी आपको, समरी बता दी, आपने सुन ली, काम बन गया उससे। ठीक है। अब वो कहते हैं बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स। ये जो बात है ना डेप्यूटी से पढ़वाने वाली, ये केवल आप तभी कर सकते हैं जब जो टॉपिक है, जो विषय है, वो लेस इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, तभी ऐसा कीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने किसी डेप्यूटी से, अपने किसी सहायक से आपने पुस्तक पढ़वा ली, उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिए, आपने बस सुन लिया, सोचा यही है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब आप मान लीजिए फ्रांसिस बेकन को पढ़ दें, शेक्सपियर को पढ़ दें। अब आपने शेक्सपियर को पढ़ा और टेम्पेस्ट आपने नहीं पढ़ा, या जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं वो आपने नहीं पढ़ी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब भी आप डिप्यूटी से पढ़वाइए जब वो कम इंपॉर्टेंट हो, उसका टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द मीनर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स। मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स बहुत छोटा सा एक प्रकार, सॉर्ट ऑफ बुक्स, काइंड्स ऑफ बुक्स। मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स फ्लैशी थिंग्स। देखिए समझिए, एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, कुछ ऐसे प्रकार हैं किताबों के
जो क्या है, डिस्टिल्ड बुक। डिस्टिल्ड का मतलब जिनकी समरी बना दी गई है, साफ है, स्पष्ट है, अन्य लोगों ने उनके नोट्स तैयार कर दिए हैं, वो आपके पास हैं। ठीक, अब वो कह रहे हैं क्या, कुछ किताबें डिस्टिल्ड बुक्स, डिस्टिल का मतलब प्यूरिफाई करी हुई, है ना, सारांश लिख दिया, आंसर्स लिख दिए, नोट्स बना दिए, आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर। वो कहते हैं कि ऐसी चीजें, ऐसी किताबें डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती हैं, प्योरीफाई करे हुए पानी की तरह होती हैं कुछ किताबें। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनकी बात को जरा समझिए। वो ये नहीं कह रहे भैया कि साफ पानी है पी जाओ, वो ये कह रहे हैं कुछ किताबों का सारांश लोगों के द्वारा सारगर्भित कर दिया गया है, नोट्स तैयार कर दिए गए हैं। डिस्टिल्ड बुक्स आर डिस्टिल्ड वाटर, साफ पानी की तरह हैं। अब वो क्या कहते हैं, फ्लैशी थिंग्स। क्या कह दिया दोस्तों उन्होंने कह दिया फ्लैशी थिंग्स, कि उनमें ना कई बार फ्लैशी झूठी चीजें होती हैं। लिख दिया, नोट्स बना दिया, आपने पढ़ लिया, और वो क्या है, फ्लैशी है, झूठा है, दिखावटी है। और यहाँ पे इस फ्लैशी थिंग्स से मतलब क्या है, वो कहना ये भी चाह रहे हैं दोस्तों कि जैसे पानी जो होता है वो टेस्टलेस होता है, ऐसे ही कई बार लोगों के द्वारा बनाई गई जो समरी होती है, वो भी फ्रांसिस बेकन कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए अगले पैसेज की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है ये, इस पर थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, एग्जाम में आने वाला कोट है ये। ठीक है, देखिए क्या है, एक बार पढ़ देता हूं, थोड़ा साइड हो जाता हूं मैं सॉरी। रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस आर रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। क्या कहते हैं, रीडिंग मेक, ये ओल्ड इंग्लिश पैटर्न है ना, ये मेक है भैया। रीडिंग मेक्स बनाती है अ फुल मैन। फुल मैन क्या होता है साहब, फुल मैन होता है भाई साहब कंप्लीट स्कॉलर। है पूर्ण विद्वान। कहते हैं रीडिंग जो होती है ना, किताब का जो पढ़ना है, वो इंसान को पूर्ण विद्वान बना देता है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कॉन्फ्रेंस और जो वार्तालाप है, डिबेट है, डिस्कॉर्स है, कन्वर्सेशन है, और रेडीमैन वो व्यक्ति को क्या बना देता है, हाजिर जवाब बना देता है। रेडीमैन होते ना, त्वरित बुद्धि वाले लोग, है ना, जल्दी से आंसर दे दिया, तैयार रहते हैं हर चीज को रिप्लाई करने के लिए। एंड राइटिंग, और कहते हैं भैया राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। राइटिंग से व्यक्ति एग्जैक्ट बन जाता है। अब एग्जैक्ट मैन क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू वाला बन जाता है। और आपने बचपन में सुना भी होगा, जब आपको चीजें याद नहीं होती थी तो आपसे कहा जाता था बेटा लिख लिख करके याद कर लो। आप लिख लिख करके याद करते थे और चीजें आपको बिल्कुल एक्यूरेट याद हो जाती थी, फिक्स्ड हो जाती थी, और उनको आप इजीली भूलते नहीं थे। वही बात यहां पर फ्रांसिस बेकन ने 16वीं शताब्दी में एलिजाबेथन काल में जो है एसेज के रूप में कह दी। हाँ, सोचिए कितनी पुरानी बात है। कोट है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्या कहते हैं भाई, कंप्लीट स्कॉलर। कहते हैं रीडिंग करने से जो व्यक्ति चीज़ों को पढ़ता है, पुस्तकों को पढ़ता है, वो उसके अंदर ज्ञान, थ्योरीज जो होती हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में उसके मस्तिष्क में समाहित हो जाती है। तो उनको जब एक्सपीरियंस के साथ जोड़ता है वो, तो ऐसा व्यक्ति क्या बन जाता है, फुल मैन बन जाता है, कंप्लीट स्कॉलर बन जाता है। उसके पास तर्कों की कोई कमी नहीं होती। हाँ, अब कहते हैं कॉन्फ्रेंस, अब पढ़ तो लिया लेकिन उसने ना कभी कॉन्फ्रेंस नहीं किया, अपने दैनिक जीवन में उनका प्रयोग नहीं किया, डिस्कोर्स नहीं किया। जो व्यक्ति डिस्कोर्स करेगा, वार्तालाप करेगा, कन्वर्सेशन करेगा, डिबेट में भाग लेगा, ऐसा व्यक्ति तर्क के साथ क्या बन जाता है, रेडीमैन बन जाता है, हाजिर जवाब, त्वरित बुद्धि वाला बन जाता है। एंड राइटिंग, और राइटिंग तो आपको पता ही हो गया। हाँ, कि लिख करके क्या है, लिख करके देख लो भैया, बार बार भूल रहे हो तो अब भूलोगे नहीं। तो एग्जैक्ट मैन, उसको वास्तव में पता होता है आंसर क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है। रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन।
ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे चलते हैं। अब वो क्या कहते हैं भाई, अब वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। एंड देयरफॉर, और इसलिए, इफ ए मैन राइट लिटिल, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो थोड़ा लिखने का आदी है, मतलब कम लिखता है, हाँ, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, ऐसे व्यक्ति को जिसकी लिखने की आदत कम है या वो कम लिखना पसंद करता है, तो उसके पास एक अच्छी संतुलित मेमोरी होनी चाहिए ताकि चीज़ों को, फैक्ट्स को वो सीधे सीधे याद रख सके। और जिनको याद नहीं होते हैं भैया, उनको लिख करके प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखिए कितनी प्रैक्टिकल बात उन्होंने कही है ना। कह रहे हैं कि या तो वो पहले से इतना शार्प बुद्धि का हो, चीज़ पढ़ी और याद हो गई। अगर याद नहीं हो रही है भैया तो फिर क्या है कि उसको लिख करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे वो कहेंगे भी, पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनको चीज़ें टू दी पॉइंट याद हो जाती हैं, और ऐसा करने के लिए उनको लिख करके देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं साहब, इफ ही कन्फर, अगर वो कन्फर लिटिल करता है, डिबेट लिटिल करता है, बात लिटिल करता है, कन्वर्सेशन में कम है, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, तब उसकी बुद्धि कैसी होगी, हाँ, उसके पास बुद्धि कैसी होनी चाहिए। जो व्यक्ति टॉक नहीं करता, कन्वर्सेशन नहीं करता, तो उसको पहले से ही भाई उसके पास कैसे होनी चाहिए, प्रेजेंट बिट होनी चाहिए, वही हाजिर जवाब वाली बुद्धि होनी चाहिए, तर्क के साथ तुरंत रिप्लाई देने वाली बुद्धि होनी चाहिए। और वो एंड में कहेंगे, दोस्तों अभी वो बता रहे किसके पास क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, फिर वो कहेंगे परंतु ऐसा सामान्यतः देखने को मिलता नहीं है कि हर कोई व्यक्ति हाजिर जवाब हो। तो इसलिए वो कहते हैं क्या, रीडिंग मेक द फुल मैन, भैया पढ़ो, फुल मैन, कंप्लीट स्कॉलर बन जाओ। ठीक, फिर कहते हैं कॉन्फ्रेंस और रेडीमैन, अगर आपके पास पहले से ही आप रेडीमैन हो, प्रेजेंट विट वाले हो तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, आपको वार्तालाप करना पड़ेगा। हाँ, आगे कहते हैं इफ ही रीड लिटिल, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा पढ़ता है साहब, हाँ, थोड़ा पढ़ता है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, तो उसको बहुत ज्यादा शार्प, चालाक होना चाहिए, है ना। और क्या, क्यों, टू सीम टू नो, क्योंकि उसको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, टू नो जानना पड़ेगा, दैट ही डज नॉट। अब वो कहते हैं देखिए दैट ही डज नॉट, ये जो दैट ही डज नॉट है, ये इस वाले सेंटेंस के लिए भी है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी। वो कहते हैं कि ये सारी चीजें अगर लोगों में पहले से हैं, क्या है देखिए फिर से सुनिए, देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल, अगर कोई व्यक्ति कम लिखता है तो उसके पास पहले से क्या होना चाहिए, ग्रेट मेमोरी, बड़ी अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। अगर नहीं है तो साहब उसको एग्जैक्ट मैन बनना पड़ेगा, उसको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे कहते हैं इफ ही कन्फर लिटिल, अगर कोई कम कन्वर्सेशन करता है, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, तो उसकी बुद्धि कैसी होनी, प्रेजेंट विट होनी चाहिए, हाजिर जवाब होनी चाहिए। अगर नहीं है हाजिर जवाब तो साहब उसको कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, उसको टॉकिंग करनी ही पड़ेगी, वार्तालाप करना पड़ेगा। एंड इफ ही रीड लिटिल, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा पढ़ता है तो उसको क्या होना चाहिए, चालाक होना चाहिए। हाँ, टू सीम, चूंकि वो चीजों को देखेगा, समझेगा, जानेगा। अब वो कहते हैं इन तीनों के लिए दैट ही डज नॉट, परंतु ऐसा सामान्यतः मिलता नहीं है। मीन्स पहले से ही कोई प्रेजेंट विट वाला हो ऐसा कम मिलता है, पहले से ही कोई रेडीमैन हो ऐसा कम मिलता है। तो इन चीज़ों को अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको इन 3 हैबिट्स को डालना ही अपने में पड़ेगा। रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस आर रेडीमैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए साहब, अब यहां पर वो विषय के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि कौन सा विषय व्यक्ति में कौन से गुण को डेवलप करता है। ठीक है, तो उन्होंने यहां पर बताया हिस्ट्रीज मेक मैन, देखिए ये मैन प्लूरल में लिखा हुआ है, हाँ, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल है। मैंने ग्रामर के सेशन दिए हैं, उसमें आपको पता होगा प्रत्येक जो बेस फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। हाँ,
क्या होती है, बेस फॉर्म प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर हमें बनाना पड़ता है। तो कहते हैं हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज। हाँ, थोड़ा इसको रफ कर देता हूं। हिस्ट्री, इतिहास व्यक्ति को वाइज बनाता है साहब, विद्वान, बुद्धिमान बनाता है। क्यों बनाता है? हिस्ट्रीज में दो चीजें होती हैं मेरे दोस्तों, एक तो होती है थ्योरी, थ्योरी से मतलब क्या है अभी बताऊंगा, और एक होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, एक होता है थ्योरी, एक होती है एक्सपीरियंस। पुराने समय में इतिहास में क्या हुआ ये हमें इतिहास बता देता है, और साथ में ये बताता है कि उस बंदे ने ऐसा किया था, उस राजा ने ऐसा किया था, तो ये परिणाम हुए थे। विश्व युद्ध प्रथम हो, द्वितीय हो, सबको मालूम है कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई तो विश्व युद्ध हो गया और उससे क्या हानि हुई। तो जब भी कोई व्यक्ति इतिहास पढ़ता है तो उसको मालूम होता है कौन सा कार्य करने से क्या घाटा होगा, क्या फायदा होगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वाइज हो जाता है, समझदार हो जाता है, बुद्धिमान बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेचुरल फिलॉसफी, और जो फिलॉसफी होती है, दर्शन शास्त्र होता है दोस्तों, वो व्यक्ति को डीप बना देता है। हाँ, डीप से मतलब क्या है दोस्तों? डीप से मतलब है चिंतन मनन करने वाला। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र में चिंतन करते हैं ना, मनन करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो कहते हैं फिलॉसफी का अध्ययन करने वाला व्यक्ति डीप हो जाता है, उसके अंदर ये क्षमता विकसित हो जाती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर विषय पे वो विश्लेषण कर सके, एनालाइज कर सके, चीजों को समझ सके, कीन दृष्टि उसकी बन जाती है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? मॉरल, और जो नैतिक होता है, हाँ, वो व्यक्ति को गंभीर बना देता है। गंभीर कैसे बना देता भाई? मॉरल, मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा। हमको मालूम है किससे हमको क्या शब्द बोलना है, क्या शब्द नहीं बोलना है। और जब आप ये समझ जाते हैं कि कब आपको क्या बात बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है, किससे बोलनी है, तब आप गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, आगे है लॉजिक, तर्क यानी रीजनिंग, और कहते हैं रेटोरिक। रेटोरिक फिगर ऑफ स्पीच आ गई साहब। हाँ, जो होता है ना अभिव्यक्ति कौशल। रेटोरिक माने पोइट्री में आपके ये फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे अलंकार हैं, वो सारी चीजें। तो कहते हैं रीजनिंग और रेटोरिक एबल टू कंटेन, ये व्यक्ति को योग्य बनाते हैं किसमें? डिबेट में, है वार्तालाप में, कॉन्फ्रेंस करने में। ठीक, तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से जल्दी से आपको बता देता हूं। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, इतिहास व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, उसको ये बताता है भैया ये गलती मत करना, नहीं तो हमला कर देगा पड़ोसी देश। आगे पोएट्स विटी, अच्छा ये पोएट्स वाला रह गया भाई, सॉरी दोस्तों। हाँ, पोएट्स विटी, पोएट्स जो होते हैं उनका अध्ययन करने से व्यक्ति क्या बन जाता है? विटी, विटी कुशाग्र बुद्धि का बन जाता है। क्यों? तेज बुद्धि वाला, विटी कहते हैं जो जल्दी से आंसर दे दे। हाँ, तो पोएट्स का अध्ययन करना क्यों? आपको मालूम है पोएट लोग क्या होते हैं? हर बात पे कोई ना कोई श्लोक, कविता, पोएट्री आपको सुना देंगे। तैयार फॉर्मूला अभी चल रहा है ना, यूपी में काबा, फिर यूपी में ये बा, दूसरा भी आ गया, सब आ गया। तो जिसको कुछ नहीं मिलता वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तर्क उसमें भिड़ा ही देगा। तो कहते हैं साहब पोएट्स यानी पोएट्री का अध्ययन करने से आप विटी हो जाते हैं, आप तुरंत जवाब देने वाले बन जाते हैं। आगे कहते हैं मैथमेटिक्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैथमेटिक्स का अध्ययन करने से आप क्या हो जाते हैं? सबटल हो जाते हैं। दोस्तों सबटाइल हो गया, सबटल है ये। ठीक है, सबटल है तो मैथमेटिक्स सबटल, ध्यान रखिएगा। विटी माने तुरंत जवाब देने वाला। हाँ, द कपिल शर्मा शो में उनको देखा होगा आपने, नवजोत सिंह सिद्धू को बात बात पे शेरो शायरी मारते रहते हैं। हाँ, तो हाजिर जवाब तुरंत बताने वाला। और मैथमेटिक्स जो है सबटल बना देता है, व्यक्ति को क्या बना देता है? कुशाग्र बुद्धि का बना देता है। हाँ, गहनता से सोचने वाला बना देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पोएट्स विटी, हिस्ट्रीज वाइज पोएट्स विटी, और मैथमेटिक्स सबटाइल यानी गंभीर, और सॉरी गंभीर तो अभी आगे आएगा। नेचुरल फिलॉसफी डीप, चिंतन मनन करने वाला। मॉरल जो है वो ग्रेव, गंभीर बना देगा। लॉजिक और रेटोरिक एबल टू कंटेन बना देगा, यानी वार्तालाप में
जो है वो निपुण हो जाएंगे। अब एक सेंटेंस इन्होंने यूज कर लिया है, एबियंट स्टडिया इन मोरोस। भैया क्या मीनिंग है इसका? वो कहते हैं इस प्रकार से अध्ययन जो है व्यक्ति की हैबिट बन जाता है, आदत बन जाता है। ये आपको मालूम होगा कि 2-3 भाषाएं वो जानते थे। तो एबियंट स्टडिया इन मोर्स, वो बोलते हैं कि जो अध्ययन है वो व्यक्ति के हैबिट में आ जाता है, जो किताबें वो पढ़ता है वही उसकी आदत बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अब वो क्या कहते हैं, ये मैंने ना थोड़ा अलग अलग इसलिए किया है कि आपको समझ में आए। यहां पर अब आपको ये समझाना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है या नहीं। ठीक है, नहीं आता है तो प्यार से ना लिख दीजिएगा, आता है तो प्यार से हाँ लिख दीजिएगा। अब वो कहते हैं, अब वो आ जाते हैं भैया डॉक्टरी पे। अब उन्होंने कर ली है पीएचडी। अब वो कहते हैं डॉक्टर कैसे बनते हैं, आइए देखिए उनके स्टाइल में। एक पोएट, एक एसेइस्ट भी डॉक्टर कैसे बनता है देखिए। कहते हैं ने माने नहीं, क्या नहीं। देयर इज नो स्टोन, कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई परेशानी नहीं है। इम्पेंडिमेंट्स, बंधन। हाँ, कहते हैं कोई रुकावट, कोई बंधन नहीं है। देयर इज माने देयर इज नो, नहीं, नहीं कोई ऐसी रुकावट, कोई ऐसा बंधन नहीं है। इन द विट, बुद्धि में, मस्तिष्क में। बट मे बी रॉट आउट, जिसको दूर किया जा सके, दूर किया जा सके। ऐसी कोई समस्या, कोई विकार नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है बुद्धि के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, विचारों के अंदर, जिसको दूर ना किया जा सके। फॉर फिट स्टडीज, बाय फिट स्टडीज, सही अध्ययन करके। लाइक एज डिसीज ऑफ दी, लाइक जैसे डिसीजेस होती है ना, बीमारियां होती हैं, ऑफ द फिजिकल बॉडी। देखिए क्या कहा है आगे, लाइक एज डिसीज ऑफ द बॉडी। वो कहते हैं जैसे शरीर की बीमारियों को, शरीर की बीमारियों को एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज से, पर्टिकुलर व्यायाम से दूर किया जा सकता है, ऐसे ही मन मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न होने वाली कोई भी ऐसी डिसीज नहीं है जिसको अध्ययन के द्वारा दूर ना किया जा सके। ठीक है, तो मैंने कहा था बन गए डॉक्टर। आप क्या कहते हैं, बॉलिंग। भैया कोई व्यक्ति, किसी के हाथ में दर्द है, तो वो हाथ को हिलाता। अब यहां पर वो कह रहे हैं बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन। वो कहते हैं वो व्यक्ति जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, स्टोन, पथरी की शिकायत हो जाती है, तो वो लोग बॉलिंग करते हैं और बॉलिंग से ये क्योर होता है। वो कहते हैं शूटिंग फॉर द लंग्स, और शूटिंग अच्छी होती है फेफड़ों के लिए, एंड ब्रेस्ट, और सीने के लिए। ठीक है, जेंटल वॉकिंग, और जो वॉकिंग है, टहलना है, फॉर दी स्टोमक, पेट के लिए अच्छा होता है भैया। राइडिंग फॉर द हेड, और घुड़सवारी जो है वो मस्तिष्क को, उसमें जो ब्लड का जो कहते हैं कि सर्कुलेशन है उसको ठीक करता है। एंड द लाइक, और इसी तरह उन्होंने बता दिया कि कौन कौन सी एक्सरसाइज शरीर के किस किस बीमारी को दूर करती हैं। तो वो एक बार फिर पढ़ता हूं। वो कहते हैं जैसे शरीर की विकारों को, दर्द को, परेशानियों को दूर किया जा सकता है पर्टिकुलर व्यायाम करके, ऐसे ही विभिन्न प्रकार के अध्ययन करके मस्तिष्क के विकारों को दूर किया जा सकता है। वो कहते हैं बॉलिंग अच्छी होती है पथरी वाले व्यक्ति के लिए, शूटिंग अच्छी होती है लंग्स, फेफड़ों की समस्या वाले व्यक्ति के लिए, और टहलना जो है वो अच्छा होता है पेट की चर्बी वाले व्यक्तियों के लिए, और राइडिंग अच्छी होती है किसके लिए, जिनके हेड में जो इश्यूज हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम है या सर्कुलेशन अच्छा नहीं, उनके लिए। ठीक है, और सो लाइक, और इसी तरह से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे उन्होंने क्या कहा है आइए दिखाता हूं आपको। आप देखिए, अब फिर से बोलेंगे, फिर से समझाएंगे। सो इफ ए मैंस विट बी वॉन्डरिंग, अगर कोई व्यक्ति, वो कहते हैं आइए मैं बताता हूं कैसे क्योर होगा। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि
चंचल है, वांडरिंग है, मीन्स चंचल बुद्धि वाला है, स्थिर नहीं रह पाता, कभी इधर कभी उधर होता है। लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, वो कहता है ऐसे बंदे को जो स्थिर बुद्धि वाला नहीं है उसको मैथमेटिक्स गणित का अध्ययन करना चाहिए, गणित की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस जो है वो व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला बनाती है। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि जब ऐसा व्यक्ति कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा होता है, इफ हिज विड बी कॉल्ड अवे, और वह टॉपिक से भटक जाता है, कॉल्ड अवे माने भटकना, अलग चले जाना, यदि वो डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंटेशन देते हुए अपने टॉपिक से भटक जाता है, भूल जाता है, नेवर सो लिटिल, थोड़ा थोड़ा, ही मस्ट बिगिन अगेन, तो उसको क्या करना पड़ता है, दोबारा दोबारा शुरू करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी बुद्धि को ठीक करने के लिए मैथ का अध्ययन करना चाहिए, गणित को पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ हिज बिड बी नॉट एप्ट, यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि बी नॉट एप्ट, पर्याप्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, टू डिस्टिंग्विश, पहचानने में, एंड फाइंड डिफरेंसेस, अंतर ढूंढने में, वो पजल आता है ना भैया, दोनों तस्वीरें लगा दी आपके सामने, बताओ 10 अंतर कौन कौन से हैं, बचपन से करते आ रहे होगे आप, मैं भी करता हूं, जहां भी देखता हूं पता नहीं क्यों आंखें अपने आप में अंतर ढूंढने लगती हैं, बहुत एक्सपर्ट हूं मैं इसमें। लेट हिम स्टडी द स्कूलमैन, तो वह कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को स्कूलमैन का अध्ययन करना चाहिए। जो लोग अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से चीजों को पहचानने में, अंतर करने में सक्षम नहीं हैं, उनको स्कूलमैन का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि जो स्कूलमैन है, स्कूलमैन कौन है भैया, ये रिलीजियस लोग हैं, धार्मिक दार्शनिक, ऐसे दार्शनिक तो धर्म, क्योंकि इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होती है, फॉर दे आर सिमिनी सेक्टर्स, क्योंकि ये लोग ना सिमिनी सेक्टर्स होते हैं। सिमिनी सेक्टर्स का मतलब है भैया बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। हाँ, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक मुस्लिम भाई हैं जो बहुत अच्छी स्पीचेस देते हैं, और वो ग्रंथों में से केवल वो लाइन निकाल के लाते हैं जो उनके काम की होती है, जिससे वो दूसरों को कंफ्यूज कर सकें। और हमारे फ्रांसिस बेकन कह रहे हैं रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट और कंफ्यूज, है ना। तो मैं पर्टिकुलर नहीं कर रहा, तो ये धार्मिक लोग जो होते हैं ना, ये बाल की खाल निकालते हैं। तो कहते हैं जिस व्यक्ति में पहचानने की क्षमता नहीं है, अंतर करने की क्षमता नहीं है, वो स्कूलमैन का, रिलीजियस दार्शनिकों का अध्ययन करें, क्योंकि ये लोग सिमिनी सेक्टर्स होते हैं, ये लोग बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। आगे क्या कहते हैं देखिए, आगे कहते हैं इफ ही बी नॉट एप्ट, अगर उसके अंदर क्षमता नहीं है, पर्याप्त नहीं है, बी टूवर्ड्स, जीत लेने की, मैटर्स, जो विभिन्न मुद्दे हैं, मामले हैं, एंड टू कॉल अप वन थिंग, और वो मदद लेता है। कॉल अप का मतलब होता है दोस्तों मदद लेना, टू टेक हेल्प। अगर ऐसा व्यक्ति है जो अपने मामलों से निपट नहीं पाता है और वो मदद लेता है उनको एक्सप्लेन करने के लिए, क्या, वन थिंग, एक चीज, टू प्रूव, उसको सिद्ध करने के लिए, क्या, इलिस्ट्रेशन अनोदर, इलिस्ट्रेट अनोदर, यानी एक उदाहरण को समझाने के लिए कोई बंदा दूसरे उदाहरण का प्रयोग करता है। ठीक, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये चीजें हैं, if he be not apt to beat over matters and to call up one thing to prove and illustrate another, let him study the lawyer's case, तो ऐसे व्यक्ति को भैया लॉयर्स केस, वकीलों के जो मामले होते हैं, न्यायालय के, उनका अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से आप समझिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि न्यायालय में जब कोई केस होता है, अटकता है, तो बंदा क्या करता है, पुराना वाला ना रेफरेंस देता है कि साहब आप तो हाई कोर्ट में हो, पर सेम कड़ी में ऐसे ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीख में इस बंदे के केस में इस नंबर में ये निर्णय दिया था, तो आप ये निर्णय कैसे दे रहे हो, है ना, ऐसे बताते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भैया इनका अध्ययन करना चाहिए। आगे क्या, सो कहते हैं, सो एवरी डिफेक्ट, प्रत्येक जो दिक्कत है, बीमारी है, जो कमी है, डिफेक्ट है,
ऑफ द माइंड, मस्तिष्क का, मन का, बुद्धि का, मे हैव ए स्पेशल रिसिप्ट, उसके अंदर एक स्पेशल क्या है, रिसिप्ट का मतलब रेमेडी, उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेशल रेमेडी है। हाँ, तो दोस्तों ये था आपका ऐसे ऑफ स्टडीज। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। अगला जो ऐसे होगा वो ऑफ ट्रूथ होगा। हाँ, और देखते हैं कब तक वो आता है, कोशिश करूंगा जल्दी आए, अभी थोड़ा उलझा हुआ हूं। नमस्कार, थैंक यू।